नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 61 दिन बचे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के नाम पर बने इंडिया अलायंस का हिस्सा है और दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग पर इनके नेताओं ने आज दिल्ली में बैठक भी की। 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में आधिकारिक तौर पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका, लेकिन आज मेरे पास इन दोनों ही पार्टियों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बहुत बड़ी खबर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि इंडिया में सीट शेयरिंग पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। आप कांग्रेस के बीच अभी डील फाइनल नहीं हुई है, यानी सीट शेयरिंग को कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। आज की बैठक में पंजाब पर कोई बात नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों पार्टियां पंजाब में सर्वे करवा रही हैं। सर्वे के आधार पर गठबंधन तय होगा, यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि दोनों पार्टियों के बीच में आज बैठक हुई, लेकिन पंजाब को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब को लेकर दोनों ही पार्टियां सर्वे करवा रही हैं और उसी के बाद सीट शेयरिंग फाइनल होगी। देखिए, इस बड़ी खबर के अगर मतलब की बात करें तो मतलब यह कि तालमेल पर फैसला सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद होगा और तालमेल नहीं हुआ तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह ने यह बहुत बड़ी खबर दी है। सीधे रुक करते हैं आशीष का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, इस वक्त की बड़ी खबर गठबंधन को लेकर, यानी सीट शेयरिंग को लेकर आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात हुई और पंजाब को लेकर पेच फंसा हुआ है। दोनों पार्टियां सर्वे करवा रही है। आपकी जो खबर है इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, दोनों पार्टियां सर्वे करा रही हैं। जी हाँ रोहित, फीडबैक के आधार पर तय किया जाएगा कि पंजाब में अलायंस होता है कि नहीं होता है। अभी तक मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि गुंजाइश थोड़ी कमी दिखती है, क्योंकि दोनों ही, रोहित आप अच्छी तरह से जानते हैं, दोनों ही पार्टीज के जो पंजाब का कार्डर है उसका बड़ा धड़ा जो है वो मिलकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उसका रिफ्लेक्शन आपने देखा कि खुद चीफ मिनिस्टर कहते हैं एक थी कांग्रेस, लोग भूल जाएंगे कांग्रेस को। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीनियर लीडरशिप को इस बात का एहसास है कि एक विंडो खोल के रखा जाना चाहिए और इसको कम से कम एक्सप्लोर किया जाए कि पंजाब में भी क्या दिल्ली की तरह मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। लिहाजा आज की जो 2 घंटे की करीब बैठक हुई है उसमें सिर्फ चर्चा दिल्ली को लेकर के हुई और ऐसा लगता है कि दिल्ली को लेकर के कमोवेश एक आपसी सहमति बन गई है कि यहां पर सीट शेयरिंग माफ कीजिएगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगी। 4 और 3 का फॉर्मूला हो सकता है। पंजाब को लेकर के ही सबसे बड़ी बात है, जो चौंकाने वाली बात आज पता चली, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। कोई एक दूसरे के साथ सहमति नहीं बन पाई है पंजाब को लेकर के, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि क्या इस तरह की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ये फीडबैक और सर्वेस के आधार पर तय किया जाए और पंजाब को लेकर के फैसला आगे किया जाएगा। बिल्कुल आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी पंजाब को लेकर पेच फंसा हुआ है, दिल्ली को लेकर लगभग 4 और 3 सीटों के अनुपात में सहमति बन गई है। तो इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे की बात शुरू होते ही गठबंधन के सारे धागे खुलने लगे हैं। यह तो होना ही था, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, पंजाब में दोनों अपने आप को सबसे ताकतवर समझ रहे हैं। दोनों का मानना है कि पंजाब में सीटों का तालमेल हुआ तो फायदे से ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है। इसे समझने के लिए पंजाब में लोकसभा सीटों का गणित देखिए, जो बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पंजाब में लोकसभा की 13 सीट है। इनमें से 7 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि आम आदमी पार्टी का 1 सांसद है और बीजेपी के 2 सांसद हैं। अकाली दल के 2 और अकाली दल मान का 1 सांसद है। यह पंजाब का मौजूदा गणित है। पंजाब में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाली कांग्रेस खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी मानती है, इसलिए सीटों से ज्यादा हिस्सेदारी वो चाहती है। लेकिन वहां सत्ता आम आदमी पार्टी की है, जिसने 2022 विधानसभा चुनाव में 117 में से 72 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 18 सीटों पर समेटकर सत्ता से बेदखल कर दिया था। विधानसभा चुनाव के इस नतीजे के बाद से ही आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और वो पंजाब में कांग्रेस को भाव देने को तैयार नहीं है। आपको दोनों के नेताओं के बयान भी सुनवाता हूं, सुनिए। लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है।
मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो इशारा हुआ है, जहां कभी समझाया गया है, वो यही है कि 13 की 13 सीटों पर हमने चुनाव लड़ना है। गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में पंजाब के लिए कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी को ललकार रहे हैं तो कसर आम आदमी पार्टी भी नहीं छोड़ रही। दोनों के नेता एक दूसरे को ललकार भी रहे हैं और एक दूसरे के साथ सीट शेयरिंग पर बात भी कर रहे हैं। इसके लिए आज जो बैठक हुई वो मुकुल वासनिक के घर में हुई। बैठक में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत भी थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी थी। करीब 2.5 घंटे बाद जब बैठक खत्म हुई तो मुकुल वासनिक बाहर निकले। उन्होंने क्या कहा मैं आपको वो भी सुनवाता हूं। बहुत अच्छी बैठक रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ साथियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यहाँ पर चर्चा के लिए भेजा। पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहाँ पर अंतिम रूप हमारे सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, मुकुल वासनिक ने वही बातें कही जिसका अंदाजा पहले से था। उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे माहौल में चर्चा हुई। अब अगर इतने ही अच्छे माहौल में चर्चा हुई तो बैठक का नतीजा भी आना चाहिए था। यह सवाल लाजमी है, जो नहीं आया। अगर आगे की बात अगली बैठक में तय करने का फैसला हुआ है तो अगली बैठक की तारीख कहां है वो भी नहीं आई। हालांकि हमारे रिपोर्टर दीपक रावत ने इसी सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी खबर दी है। देखिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर। दिल्ली में हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली को लेकर यह बड़ी खबर है कि दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन मुमकिन है। दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस लड़ सकती है। इस बारे में हमारे संवाददाता दीपक रावत ने बड़ी जानकारी दी है। जिस वक्त दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर मीटिंग चल रही थी, दीपक रावत पल पल के डेवलपमेंट पर नजर रख रहे थे। दीपक रावत ने जो जानकारी दी है वो हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। इस बीच खबर निकलकर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 4-3 के फॉर्मूले पर बात बन रही है, यानी कि 4 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इसी तरह की बात 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हुई थी। तब ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी 5 लोकसभा सीटें मांग रही है, जबकि कांग्रेस चाहती है कि वो 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन तब एक सीट की वजह से दोनों की बात नहीं बन पाई और गठबंधन नहीं हो पाया। देखिए, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक का पहला राउंड पूरा हो चुका है। अगले राउंड की तारीख का इंतजार है। हालांकि इस बीच एक सवाल है जो शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा। सवाल यह है कि जो पार्टियां पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी दिखाई देती है वो दिल्ली में गठबंधन के लिए रजामंद कैसे हो सकती है? अगर सीट शेयरिंग के लिए तैयार है तो इसकी वजह क्या है? दिल्ली में डेफिनेटली लोकसभा चुनाव के लिए देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की भी स्थिति कमजोर है, कांग्रेस की भी स्थिति कमजोर है। सारी की सारी सीटें बीजेपी को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन दोनों लोग ले सकते हैं, आम आदमी पार्टी वगैरह की जो भी सीटें इनके हाथ लग जाए गठबंधन बनाने से तो विन विन की सिचुएशन होगी। दिल्ली में दोनों पार्टियों को लग रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई गठबंधन का इनका फार्मूला बने। दिल्ली में हुई आज की बैठक में भले ही घोषित तौर पर कोई नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि सीट शेयरिंग पर बात चाहे जब भी होगी, सिर्फ दिल्ली और पंजाब पर नहीं होगी, उन सभी राज्यों पर होगी जहां आम आदमी पार्टी के निर्वाचित सदस्य और संगठन है। इस लिहाज से तो गुजरात और गोवा पर भी बात होनी चाहिए। इन दोनों ही राज्यों में भले ही आम आदमी पार्टी के सांसद नहीं हैं, लेकिन विधायक तो हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि गुजरात में केजरीवाल ने सीटों पर बातचीत फाइनल हुए बिना उम्मीदवार भी उतार दिया है। इससे पूरे गुजरात के आदिवासी समाज में बहुत रोष है, बहुत गुस्से में है। कल हमने ऐलान किया है कि चैत्र वसावा भरूच सीट से लोकसभा के लिए लड़ेंगे और अगर वो बाहर आते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिले। उनकी वाइफ की बेल 20 जनवरी को लगी है और उनको भी जल्दी बेल मिले। अगर नहीं भी आते तो पार्टी लड़ेगी उनके नाम पे।
देखिए, सवाल यह है कि केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया। सीट शेयरिंग के बाद फाइनल होने से पहले उम्मीदवार उतारकर वो कहीं कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अपने इस कदम से भी वो आखिर कांग्रेस को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, ये बड़ा अहम है। देखिए, आम आदमी पार्टी ये रणनीति हमेशा दबाव के तहत हमेशा से करती आई है, चाहे वो गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे हों या राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे हों जो हाल में खत्म हुए, उस समय ये दबाव की रणनीति करती है, ले आती है, तो इसलिए उसका कोई बहुत अंतर नहीं पता। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बात फाइनल होने से पहले सिर्फ केजरीवाल ने ही उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसा करने वालों में इंडिया गठबंधन का आइडिया देने वाली जेडीयू भी शामिल है, जो सीटों का तालमेल होने से पहले ही 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। देखिए, जेडीयू ने अरुणाचल वेस्ट में रूही तांगुंग को उम्मीदवार बनाया है। उसने बिहार की सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर को भी मैदान में उतार दिया है। ये दोनों नाम बड़े अहम जेडीयू के लिहाज से। नीतीश और केजरीवाल के इस कदम से कांग्रेस के कुछ दिग्गज सीट शेयरिंग को लेकर आशंकित भी हैं और कंफ्यूज भी हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सीटों के तालमेल से कांग्रेस को कहां फायदा होगा और कहां यह तालमेल नुकसान की वजह बन जाएगा। कांग्रेस के इस कंफ्यूजन में बीजेपी चुटकी ले रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मतलब का यार बता रही है। ये राजनीति में आने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कांग्रेस को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। आज उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ गले लगाकर केजरीवाल उतने ही भ्रष्ट हो गए जितनी कांग्रेस है। ये चोर चोर मुसेरे भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर मलाई खाई। बीजेपी भले ही हमलावर है, लेकिन बैक टू बैक 2 लोकसभा चुनावों में मात खा चुकी कांग्रेस इस बार किसी भ्रम में नहीं रहना चाहती, इसलिए वो अलग अलग दलों का मन पढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने कल आरजेडी के नेताओं के साथ बैठक की थी। आज आम आदमी पार्टी से बात की गई और कल वो एनसीपी से बात करेगी। मतलब गठबंधन में विवाद का एक और चैप्टर खुलने वाला है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। यूपी में सियासी घटनाक्रम बड़ा तेजी से बदल रहा है। यहां की 80 लोकसभा सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन ने जुबानी दावे तो खूब किए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि इंडिया गठबंधन के दलों के बीच किस तरह की रस्साकशी चल रही है और कैसे आज भी इस गठबंधन के दलों के बीच भरोसे की भारी कमी है। इसी को लेकर आज की बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं। यह खबर समाजवादी पार्टी के भीतर से निकलकर आ रही है। 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली लिस्ट में 20 से 25 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। पहली लिस्ट में अखिलेश यादव और डिंपल यादव का भी नाम हो सकता है। आजमगढ़ से शिवपाल यादव या आदित्य यादव चुनाव लड़ सकते हैं, यानी 14 तारीख तक समाजवादी पार्टी की पहली सूची आ सकती है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, समाजवादी पार्टी इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहती है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह जरूरी भी होता है, लेकिन यहां सवाल गठबंधन धर्म का है, क्योंकि कांग्रेस के साथ अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव की कोई बात नहीं हुई और ऐसे में यह तय कर लेना कि वो किस सीट पर अपने प्रत्याशी कब तक फाइनल करेंगे, यह विवाद को बढ़ाने वाला हो सकता है। आज से लखनऊ में समाजवादी पार्टी की 3 दिवसीय मैराथन बैठक शुरू हुई। पहले दिन इस मीटिंग में क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं। समाजवादी पार्टी ने यह रणनीति बनाई कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव कैसे जीतना है। आज उन वीआईपी सीटों के लिए उम्मीदवारों पर भी बात हुई जहां समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। सभी जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों ने अखिलेश यादव को लिखित में सुझाव भी सौंपे। इन्हीं सुझावों को लेकर अखिलेश यादव विधायकों और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के साथ कल बैठक करेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों के नाम को लेकर 11 जनवरी को विधानसभा प्रभारियों के साथ भी एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। स्थानीय स्तर से फीडबैक लेने के बाद आखिर में रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के साथ उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी। देखिए, 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी है। ऐसे में अगर सपा इस दिन अपनी पहली लिस्ट जारी करती है तो इसका खास मैसेज भी दिया जाएगा। आज किन लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने मंथन किया, किस सीट पर किस नेता का नाम सामने आया, यह भी मैं आपको बता दूं। देखिए, अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी हो सकते हैं। डिंपल यादव अभी जिस मैनपुरी सीट से सांसद हैं वहीं से चुनाव लड़ सकती हैं। आजमगढ़ पर शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव दोनों का नाम चल रहा है।
बदायूं से धर्मेंद्र यादव को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया जा सकता है। धर्मेंद्र आजमगढ़ का उपचुनाव हार गए थे। फिरोजाबाद से अक्षय यादव को चुनाव लड़वाया जा सकता है। लखनऊ से पार्टी अपने विधायक रविदास मेहरोत्रा को चुनाव लड़वा सकती है। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाने पर बात हो रही है। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा को टिकट मिल सकता है। गोरखपुर से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन प्रत्याशी हो सकते हैं। उन्नाव से अनु टंडन को सपा चुनाव लड़वा सकती है। फतेहपुर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी चुनाव लड़ सकते हैं। बरेली से प्रवीण एरन का नाम सबसे आगे सामने आ रहा है। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़वाया जा सकता है, जो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर आए थे। बलिया से सनातन पांडे और अंबिका चौधरी के नाम पर चर्चा हो रही है और घोसी से राजीव राय को टिकट दिया जा सकता है। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज के नाम पर भी मंथन हो रहा है। वहीं बस्ती से रामप्रसाद चौधरी को टिकट दिया जा सकता है। तो ये वो कई नाम जो चल रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी इन तमाम नामों पर मंथन कर रही है। अगर सपा अंदर खाने इस तरह की रणनीति बना रही है तो इसकी खबर कांग्रेस हाईकमान को जरूर होगी। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस पर जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का दबाव भी बना रहे हैं। और जब से कांग्रेस ने सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, तब से ही लखनऊ की सियासी हवा में एक अलग बदलाव देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के भीतर अभी भी यह शंका बनी हुई है कि कांग्रेस आखिरी वक्त में कोई खेल कर सकती है। इसी वजह से अखिलेश यादव उन वीआईपी सीटों पर होमवर्क शुरू कर चुके हैं जहां वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुझे यह भी पता चला कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने अभी तक सपा को पूरी तरह से भरोसा नहीं दिया है कि वो बीएसपी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। यानी समाजवादी पार्टी के मना करने के बावजूद कांग्रेस की नजर बीएसपी पर है। वो अभी भी इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने पर जोर दे रही है। अखिलेश यादव हर बात को बारीकी से जानते हैं। उन्हें पता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस ने बीएसपी के साथ गठबंधन की घोषणा की थी और इस बार भी कांग्रेस की पूरी कोशिश मायावती को साथ लाने की है। ऐसे में अखिलेश तरह तरह के इशारे कर रहे हैं। मायावती को लेकर तरह तरह की बयानबाजी भी वो कर रहे हैं। क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अखिलेश यादव कांग्रेस को यह समझाना चाहते हैं कि मायावती चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जा सकती है। वैसे तो सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मायावती को लेकर इस तरह की बात करना कई सवाल भी खड़े करता है। पहला सवाल यह है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बारे में यानी सपा के मायावती के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ भी गई तो क्या होगा? इन दोनों बातों को आपको विस्तार से समझाता हूं। दरअसल अखिलेश यादव को इस बात का सियासी डर है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई तो वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीट जीत जाएगी। 2019 के चुनाव में यह भी देखा गया था। सपा तो 5 सीट पर रह गई थी, लेकिन मायावती 0 से 10 सीट तक पहुंच गई थी। अगर मायावती इस गठबंधन में आती है तो सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच झगड़ा शुरू हो सकता है, क्योंकि मायावती जिन सीटों को पिछली बार जीती थी उन्हें छोड़ने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी है, जिसके साथ पश्चिम यूपी की सीटों को लेकर बसपा के साथ विवाद हो सकता है। इस गठबंधन में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी हैं, जिनके साथ मायावती शायद ही चुनावी मंच पर एक साथ दिखना चाहती हो। अब कई सवाल हैं। क्या मायावती के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने को तैयार होगी? और अगर हो भी गई तो इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति एक परजीवी की तरह है। यानी कि उसको एक दल चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, जिसके साथ रह के, जिसके संग गठबंधन करके वो अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश करेगी। लोकसभा चुनाव सिर पर आ चुके हैं और कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उसके चुनाव लड़ने की दिशा और दशा क्या हो। ना तो वो समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से भरोसे में ले पा रही है और ना ही मायावती को कुछ फैसला हो पाया है। यह अलग बात है कि मायावती और कांग्रेस के बीच अंदर खाने कोई समझौता हो गया हो, और अगर ऐसा हुआ भी होगा तो क्या मायावती के वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो पाएंगे? इस तरह की कई अटकलें लगाई जा रही हैं।
कांग्रेस के लिए जमीन पे कुछ नहीं है। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा की अगर हम बात कर लें तो कहाँ क्या राहुल को व्यक्तिगत फायदा उससे हो सकता है, लेकिन राजनीतिक जो वोट कन्वर्जन की बात करें नहीं हो पाया। लेकिन अगर कांग्रेस का गठबंधन बसपा के साथ होता और दोनों के वोट ट्रांसफर होते हैं तो कांग्रेस को बसपा के साथ फायदा होगा, ना कि सपा के साथ जाने में। देखिए, यूपी की सियासत बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस इस वक्त ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के साथ उसका मौजूदा गठबंधन है तो दूसरी तरफ मायावती की बसपा, जिसे साथ जोड़ने की कवायद लंबे दिनों से जारी है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस बने बनाए रास्ते को तोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ क्यों देख रही है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव दोनों को अपना कोर वोटर मानती है। पिछले विधानसभा चुनाव में यह देखा भी गया था। हालांकि मुस्लिम वोट तीनों ही पार्टियों के साथ जुड़े हैं, जिसमें सपा भी है, बसपा भी है और कांग्रेस भी है। पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद जैसे नेताओं को साथ जोड़कर कांग्रेस ने मैसेज भी दिया है। चुनाव लोकसभा का है तो कांग्रेस इस बार मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़कर देख रही है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना उसे बहुत ज्यादा फायदे का सौदा नहीं भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को यह लगता है। अब आती है मायावती की बात। तो यूपी की सबसे बड़ी दलित नेता मानी जाती है। यूपी में दलित समुदाय की 66 उपजातियां हैं, लेकिन इसमें 55% के करीब जाटव है, जो मायावती की बड़ी मजबूती माने जाते हैं। यानी यूपी में जो 21% दलित वोटर है उसमें से 11% जाटव समाज के हैं। मायावती खुद इसी जाति से आती है। दलित वोटरों की सियासत चंद्रशेखर आजाद भी करते हैं। यानी कांग्रेस इस घेरे को और मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ी होंगी, यह सवाल भी बड़ा है। मायावती और चंद्रशेखर में 36 का आंकड़ा है और मायावती अपने आप में एक बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञ टाइप की महिला हैं। अपने दम पे उन्होंने सत्ता और कामयाबी हासिल की है। मायावती अगर गठबंधन में आती हैं, वो भी अखिलेश यादव के साथ आती हैं, तो वो अपनी शर्तों पे आएंगे और अपनी शर्तों के साथ साथ वो डोमिनेटिंग नेचर में आएंगी। आप ये देख लीजिएगा कि अगर समाजवादी पार्टी और बसपा का कोई गठबंधन बनता है तो मायावती जी की पार्टी और बहन जी जो है वो लीड करेंगी, समाजवादी पार्टी पीछे पीछे रहेगी। आज जब लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई तो इसमें यह मुद्दा भी उठा कि अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो नतीजे क्या होंगे। पार्टी की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि बीएसपी के साथ वो किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। यानी समाजवादी पार्टी ने अपना मन पहले ही बना लिया है। अगर कांग्रेस बीएसपी का जिक्र भी करेगी तो अखिलेश यादव इस गठबंधन से खुद को दूर कर सकते हैं। वो किसी भी स्थिति में नहीं चाहते कि कांग्रेस और बसपा साथ हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो समाजवादी पार्टी की हैसियत है वो कमजोर होगी। और वैसे भी पिछली बार दोनों साथ में लड़ के देख चुके हैं। बसपा 10 सीटें पाई थी और सपा 5 पे ही रह गई थी। तो सबसे बड़ी जो मुश्किल है अखिलेश यादव के लिए कि बसपा और कांग्रेस एक मंच पे एक साथ ना आए। देखिए, ये बात ठीक है कि मौजूदा वक्त में मायावती अकेले दम पर बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेस अगर उनके साथ खड़ी हो गई तो कुछ सीटों पर हालात बदले जा सकते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से बीएसपी की एक्टिविटी भी देख रहा हूं। मायावती समाजवादी पार्टी पर तो हमले कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पर वो उस तरह हमलावर नहीं है जैसे विधानसभा चुनाव के वक्त दिखाई देती थी। अपने हर पोस्ट में बयान में वो बीजेपी और सपा के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लेती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें बदलाव दिखा है। आज भी जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो कांग्रेस का कहीं भी जिक्र नहीं किया। यही नहीं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी उन्होंने कांग्रेस पर कोई खास टीका टिप्पणी नहीं की थी। मायावती ने तो यहां तक कह दिया था कि एक ऐसा रिजल्ट है जो लोगों के गले नहीं उतर रहा। कहने का मतलब यह कि अगर कांग्रेस अपने सियासी भविष्य को लेकर गुणा भाग लगा रही है तो मायावती की स्थिति भी लगभग यही है। हमने आपको इंडिया अलायंस में सीटों पर मची तकरार की खबर दिखाई थी और अब एनडीए का हाल दिखाते हैं, क्योंकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में भी सीट को लेकर विवाद के आसार दिखाई देने लगे हैं। इसके पीछे है बिहार की सियासत। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग गुट ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसने 2024 का चुनाव नजदीक आते ही तेवर बदल लिए हैं। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी ने लोकसभा की 6 सीटों पर दावा ठोक दिया है।
एलजेपी रामविलास ने राज्यसभा की एक सीट पर भी दावा किया है। इसके अलावा चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से भी टिकट की मांग रख दी है। विवाद का असली पेच इसी डिमांड में है, क्योंकि हाजीपुर सीट में पिछला लोकसभा चुनाव चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने जीता था और उनसे चिराग पासवान का 36 का आंकड़ा है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी पर कब्जे की जंग में बाजी पशुपति कुमार पारस के हाथ चली गई थी। चाचा भतीजे के बीच तभी से ठनी हुई है। स्पष्ट हो चुका है कि 6 हमारी सीट है लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट। निश्चित रूप से हमको इतना सीट मिलेगी और उतना सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव चिराग पासवान जी का कद अभी वो नहीं है कि हम लोग 6 सीट पर लड़ेंगे। 40 सीट पे हमारी तैयारी चल रही है। हमारे नेता अपने स्वयं को हर जगह, हर जिला में लगभग कई बार जा चुके हैं। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी ने साफ कह दिया है कि अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो वो बिहार में लोकसभा की हर सीट के लिए तैयारी कर रही है। बीजेपी की मुश्किल यह है कि चिराग और पशुपति कुमार पारस दोनों एनडीए का हिस्सा है। अगर इनके बीच टकराव हुआ तो 2 तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। पहला तो ये कि वोटर्स के बीच गलत मैसेज जाएगा। दूसरी और बड़ी वजह यह कि वोटों का नुकसान भी हो सकता है।